एक लड़की काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते उसको दर्द होता था और दर्द की वजह से वो कराहती थी। उसकी कराहने की आवाज़ें आसपास के लोग भी सुना करते थे और इसी तरह से धीरे धीरे करके वक्त आगे बीत रहा था। एक दिन उसके कराहने की आवाज़ें अचानक ही बंद हो जाती हैं। पड़ोसी को लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ बात हो गई है। जब पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं तो पड़ोसन उनके घर पहुंच जाती है देखने के लिए कि बेटी की तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत या परेशानी, आखिरकार आज इतनी शांति क्यों है। जैसे ही वो पड़ोसी महिला घर पहुंचती है, उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा वो देख के एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती है। दरअसल जो लड़की है वो मर चुकी है और उसके पिता ने घर के अंदर ही उस लड़की को दफनाने के लिए कब्र खोद रहा था। कब्र काफ़ी हद तक खुद चुकी थी। इसी बीच में वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बेटी को दफनाने के लिए घर के अंदर ही कब्र खोद रहा हूँ। तभी वो महिला पूछती है कि जब कब्रिस्तान बहुत पास में है, नज़दीक है, तो तुम्हें इस डेड बॉडी को, इस लाश को जाकर कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफनाते हो, मोहल्ले वालों को खबर क्यों नहीं देते हो। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं घर में दफन हो जाएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये पड़ोसी जो महिला है उसे ये बात बड़ी अटपटी लगती है। तभी उस पड़ोसी महिला ने अपने बेटे से ये बात कही कि बेटा तुम ही कुछ करो। तब उसके बेटे ने मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 4-6 लोग ही इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि जिसकी बेटी खत्म हुई थी वो मोहल्ले के लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था। आखिरकार मोहल्ले के 2-4 लोग उस घर पहुंचते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि भाई जब कब्रिस्तान पास में ही है तो अपनी बेटी को उस कब्रिस्तान में क्यों नहीं सुपुर्द खाक करते हो, वहीं क्यों नहीं दफना देते हो, घर में दफना कर क्या करोगे। लोगों ने समझाया बुझाया, आखिरकार वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। जो कब्र खोदी गई थी उस कब्र को बंद किया जाता है और कब्रिस्तान में जाकर उस लाश को दफना दिया जाता है। दरअसल जिस लड़की की ये कहानी है उसके पिता और उसके भाई ने 1-2 नहीं 5 कत्ल कर दिए हैं, और उस दिन 5 नहीं बल्कि 6 कत्ल होते यदि मरने वाली उस महिला ने एक और व्यक्ति को, एक और लड़की को सीख ना दी होती। आज की इस कहानी के माध्यम से समझना चाहते हैं। हालांकि इस कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुना चुका हूं। जो पार्ट सुनाया गया था उस पार्ट से ये कहानी बिल्कुल उलट है, और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये बाप और बेटे किस किस्म के व्यक्ति हैं, आखिरकार कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं, ये समझ पाना पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर बनता चला जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल शुरू होती है लखनऊ से। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है नाका हिंडोला, और इसी का ही एक चौकी लगती है लोको चौकी। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, अरशद सीधा लोको चौकी पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने एक शरणजीत होटल है, और शरणजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हैं, जाकर देख लो। दरअसल जैसे पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये लड़का बोल क्या रहा है। उससे फिर से यही बात पूछी जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो इस बात को फिर से रिपीट करता है, कहता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक शरणजीत होटल है, होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें हैं, एक बेड पर आपको मिल जाएंगी, जाकर देखना चाहिए। जैसे ही पुलिस ने ये सूचना मिली, उस लड़के को तुरंत ही हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचती है, यहां जाने के बाद जब देखा जाता है तो होटल के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक ठाक था, अचानक से ये पुलिस दौड़ती ही क्यों आ रही है, क्या बात है। अब ना केवल वो होटल वाले बल्कि जो आसपास के जितने भी होटल वाले हैं वो भी सोचने पर मजबूर हैं कि सुबह सुबह यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अब बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचने लगते हैं। तभी रूम नंबर 109 को जब खुलवाया जाता है तो पता चलता है 5 लाशें हैं। 5 लाशों में एक 49 साल की महिला होती है जिसका नाम अस्मा होता है। उसकी 4 बेटियां होती हैं, एक का नाम अलीशा, रहीमन, अक्षा और आलिया। इसी बीच में एक वीडियो है जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल जो लड़का अभी लोको पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना देकर आया था कि यहाँ रूम नंबर 109 में लाश पड़ी हुई है, दरअसल उसी का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। वो लड़का वीडियो बना रहा है और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। साथ ही जो उस लड़के का बाप है, उस लड़के का बाप ने अपने ही सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम आलिया होता है, 9 साल की जिसकी उम्र होती है, उसकी नाक को और उसके मुंह को वो दबा के रखता है। हालांकि वो लड़की किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। या तो उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है या फिर उसे शराब पिलाई गई थी। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन बाप ने उसके तब तक उसके मुंह को और नाक को दबा के रखा जब तक क्या उस लड़की के प्राण नहीं निकल जाते हैं। दरअसल ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद
एक कहानी सामने आती है। आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, इसके बारे में जब जानकारी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो गला दबा रहा था, यानी कि जो मुंह दबा रहा है और नाक दबा रहा है जिससे सांस ना लिया जा सके, उस व्यक्ति का नाम होता है बदरुद्दीन उर्फ बदर, जो कि आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर की एक गली है जिसका नाम है गोश्त वाली गली के नाम से मशहूर है। लगभग 17 या 15 साल पुरानी ये बात है। दिल्ली का रहने वाला ये व्यक्ति जो कि बदरुद्दीन उर्फ बदर होता है, वो अपना बच्चों के साथ सीधा पहुंच जाता है इस आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जो जगह लगती है इस्लाम नगर। यहाँ पर वो उसका रहन सहन था अपना। इसके अगर परिवार के बारे में बात करें तो इसकी एक बीवी होती है, बीवी की मौत हो जाती है, और बीवी की मौत के बाद इसको एक बेटी भी रहती है। तो बेटी की ये परवरिश करता है, और बीवी तो खैर मरी जाती है, लेकिन ये दूसरी शादी कर लेता है। और जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा भी पैदा होता है और 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं। ये बताया जाता है कि साल 2014 के आसपास की बात है। पहली बीवी की जो बेटी होती है, उस बेटी ने कोल्ड स्टोर पर काम करने वाले कश्मीरी लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन शादी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, लेकिन बाप अपनी बेटी को या तो जिद करके लेके आता है या कोई और वजह होती है। और जैसे ही वो बेटी स्वस्थ थी, ठीक ठाक थी, उसे अपने घर पर लेके आता है तो वो बेटी अक्सर बीमार रहने लगती है। बीमार कुछ ज़्यादा रहने लगती है, और रोज़ रोज़ उसकी कराहने की, उसकी चीखने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द से तकलीफ जो महसूस करती थी। और उसकी कराहने की, उसके दर्द से परेशान होने की आवाज़ें आसपास के मोहल्ले के लोग भी सुना करते थे। बताया जाता है कि अब यानी कि 2025 ये शुरू हो चुका है। ये घटना होती है 1 जनवरी 2025 को। अब से लगभग 2 या ढाई साल पहले की बात है, जब लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी तो अचानक ही उसकी मौत हो जाती है बीमारी के चलते। और जब उसकी मौत हो जाती है तो इसका बाप यानी कि बदर उर्फ बदरुद्दीन अपनी ही उस बेटी को अपने ही घर की उस में दफनाने पर आतुर था, इसलिए उसने घर में एक कब्र भी खोद दी थी। लेकिन पड़ोसी महिला को जब इस बात का पता चलता है तो उसने अपने बेटे से कहा, और बेटे ने आसपास के लोगों से कहा। बताया जाता है कि उस जनाजे में, उस मैयत में 4-6 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ही नहीं हो पाए थे। और इससे इकट्ठे ना होने के पीछे जो वजह बताई जाती है, वो लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। ये परिवार लोगों से ज़्यादा मतलब न रखने की वजह से इस तरह की दिक्कतें होती हैं। आखिरकार अगर और भी इस परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें, जब इसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी से एक लड़का और 4 लड़कियां होती हैं, तो जो लड़का होता है उसकी शादी होती है 28 जुलाई 2019 को। अब ये लड़की, जब इसका नाम चांदनी होता है, बताया जाता है कि आसपास की बस्ती की रहने वाली वो लड़की होती है। इस घर में वो महज 2 महीने ही टिक पाती है, और 2 महीने के बाद वो यहाँ से अलविदा कह के चली जाती है। यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है अपनी माँ के पास। जब उस लड़की की माँ के पास जाया जाता है, मीडिया वाली जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद उसके माँ के पास पहुँचते हैं, तो वो बताती है कि दरअसल उसकी बेटी 2 महीने इसलिए रही क्योंकि जब उसने घर का माहौल देखा, घर में 4 बेटियां हैं और उसकी पत्नी है, वो लगातार बदर जो होता है वो मार पिटाई करने लगता था। और मार पिटाई अपनी माँ के साथ भी, बहनों के साथ भी, साथ ही अपनी पत्नी के साथ भी वो मार पिटाई करने लगता था। न केवल अरशद मार पिटाई करता था, बल्कि जो उसका पिता होता है वो अपनी ही बहू पर गंदी नज़र भी रखता था। 2 महीने तक वो लड़की बेइंतहा परेशान रही। एक दिन अपनी सास से बोली कि आखिरकार इस घर के अंदर चलता क्या रहता है। तब उसकी सास ने कहा, यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसलिए इस घर को छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह का मीडिया रिपोर्ट में आता है, इस तरह की मीडिया की ये जानकारी देती है। तो जब इस लड़की को अपने माँ को जाके पूरी कहानी बताती है कि माँ जो अरशद है वो उसे मारपीट करता है, साथ ही ससुर उस पर गंदी नज़र रखता है, तब माँ ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ ही दिन के बाद तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद वो लड़की अपनी कहीं दूसरी जगह उसकी शादी हो जाती है। और ये बताया जाता है कि वो लड़की अब बिल्कुल ठीक ठाक रह रही है। लेकिन इस घर के अंदर अभी 7 सदस्य हैं, बाप बेटे हैं और 4 बेटियां हैं और पत्नी हैं। सबके सब ठीक ठाक रह रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ऐसा बताते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग तो नमाज वगैरह जो भी एक काम होते हैं वो सब कार्य करते हैं, लेकिन ये नमाज पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन जो बेटियां हैं वो घर के अंदर ऐसे रहती हैं जैसे क्या कोई कैद खाना हो, कोई जेल हो। उन्हें लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। वो घर में चाहे किसी भी हाल में रहें, लेकिन रहेंगी, घर में रहेंगी। और अक्सर इस घर से मारपीट की आवाज़ें आया करती थीं, ऐसा पड़ोस के लोग दावा करते हैं। 4 बेटियों के साथ मारपीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद रखना, इस तरह की जब बातें होती हैं तो बहुत कम लोग इस परिवार से इसलिए मतलब नहीं रख पाते थे। और बताया जाता है कि जो बाप और बेटे यानी कि अरशद
और उसका बाप बदर उर्फ बदरुद्दीन, ये कुछ ऐसे स्वभाव के हैं, गुस्सैल स्वभाव के, कि अक्सर बेवजह किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं। जब ये लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है और लोग कब्जा करने की फिराक में हैं। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो लखनऊ की पुलिस ने आगरा की पुलिस से संपर्क किया और आगरा की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मकान पर कब्जे वाली बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। जब इस बात की पड़ताल करने के लिए एक एसीपी जाते हैं तो बात सामने आती है कि जहां पर ये बदर का एक प्लॉट होता है 100 गज का, और 100 गज के उस प्लॉट को उसने 50 गज का जो प्लॉट था, सामने ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं अलीम खान, उनको उसने बेच दिया था। और बेचने की जब रकम तय होती है तो 7 लाख रुपए तय हो जाते हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2024 को 2 लाख रुपए तो नगद दे दिए जाते हैं। और जब वो नगद दे रहा था तो उस वक्त उसने 2 लाख रुपए देते हुए अरशद का वीडियो बना लिया था। अरशद पैसे गिन रहा है और जब उसकी तरफ मोबाइल चल रहा था तो वो मोबाइल पर देखकर हंस भी रहा है और इसी 2 लाख रुपए की रकम तो वो ले लेता है। अगली 14 फरवरी 2024 को एतमादपुर एक तहसील लगती है। उस तहसील में होना था, रजिस्ट्री होनी थी 50 गज जमीन की, और जब रजिस्ट्री होती है तो 5 लाख रुपए का चेक बाद में दिए जाते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए तो नगद दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए की रकम दी जाती है चेक के माध्यम से। इसलिए 50 गज का जो मकान है, उस मकान पर कब्जे वाली बात जो आ रही थी कि कब्जा वाली कोई बात थी ही नहीं। यानी कि 100 गज में से 50 गज का हिस्सा बेच देता है, बाकी का जो 50 बचता है उस ली हुई रकम से उसने उस मकान को बनाया। और ये भी बताया जाता है कि जब ये मकान बन रहा था, 2 मंजिल मकान बनता है, नीचे दुकान बनाई जाती है, तो 3 महीने तक लगातार वो रहता है इसी अलीम खान के घर पर जिसने 50 गज की जमीन को खरीदा था और इसके बदले में वो उससे किराया लेता था। बाप और बेटे दोनों फेरी लगाकर रेडीमेड के गारमेंट्स वगैरह भी बेचा करते थे। जिंदगी इनकी जैसे भी चल रही थी सो चल रही थी, लेकिन मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी तरह की बातचीत नहीं। मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति से वो वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन उनका जो विवाद रहता था अपने ही घर की जो महिलाएं हैं, 4 बेटियां हैं और पत्नी हैं, उनके साथ हीनियस वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा रुद्र रूप वाला उनका व्यवहार रहता था। 16 दिसंबर 2024 की एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि हमारे घर पर, यानी कि दुकान के अंदर टेम्पो अंदर से आ जाता है, उसके बाद छोटी बहन को चोट लग जाती है और ये लोग फिर आकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस आती है और ज़बरदस्ती समझौता करा देती है। लेकिन जब पुलिस जो संबंधित थाना इंचार्ज हैं, जिनका नाम भानु प्रताप होता है, मीडिया कर्मी जो उनके पास पहुंचते हैं और इस कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये 16 दिसंबर 2024 की वो शाम लगभग 5 बजे के आसपास से टेम्पो दुकान के अंदर जाने का पूरा माजरा क्या है, तब भानु प्रताप जो बताते हैं वो कहानी एकदम पलट जाती है। दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक आफ्ताब होता है। आफ्ताब के घर में मेहमान आए हुए थे और जैसे ही मेहमान आते हैं तो वो टेम्पो में बैठे हुए थे। अचानक ही टेम्पो दुकान के अंदर चला जाता है। इनका दुकान में कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे किराने का सामान वगैरह कुछ रखा हुआ था, तो टेम्पो अंदर जाने की वजह से सामान सारा फैल जाता है। और इसी बीच में बदर और उसका जो बेटा होता है वो 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद जब पूरे मामले को समझा जाता है तो पता चलता है कि टेम्पो अंदर घुसाया नहीं गया था, बल्कि अनियंत्रित होकर अंदर चला गया है। अब उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। दूसरा जो पक्ष होता है आफ्ताब वाला, वो कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है हम उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हैं, इसलिए पुलिस ने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब इसके बाद पहली जांच एसीपी करते हैं, उसमें जो पता चलता है कि कब्जे वाली बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे के आसपास टेम्पो जो दुकान के अंदर जाता है उसकी बात भी कुछ अलग ही पाई जाती है, जबकि ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती आसपास के लोगों ने यहाँ घर में घुसने की कोशिश की और इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ठीक 2 दिन के बाद, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास एक और झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। और वो विवाद शुरू होता है साइकिल खड़ी करने को लेकर। जैसे ही दुकान के सामने साइकिल खड़ी करता है एक व्यक्ति, तभी इनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी कुछ ज़्यादा होती है। और इस कहासुनी के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ मोहल्ले में रहना है, आराम से झगड़ा फसाद करने की क्या जरूरत है, आसपास के लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हो, साइकिल खड़ी कर दी है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो समझौते वाली बात होती या फिर आपस में विवाद खत्म होने वाली बात होती, तो पता चलता है कि बदर ने अपनी छत से खड़ा होता है और जो भीड़ आती है गली में उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और इस परिवार ने भी कोई शिकायत नहीं की। और इसके बाद ये जो परिवार होता है अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 को एक IGRS जो कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और शिकायत दर्ज जब होती है तो उसके बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं तो वो पीड़ित से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर थाने में पहुंचता है, और थाने से वो लेटर इनके संबंधित चौकी पहुंच जाता है। और जब चौकी पहुंचता है तो वहां के इंचार्ज उस लेटर को पढ़ने के बाद देखते क्या है कि इस परिवार ने अपने धर्म परिवर्तन की बात कही है। उस परिवार ने दावा किया था कि मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं और अपने जो मकान है इस मकान को वो मंदिर या ट्रस्ट के लिए देना चाहते हैं। तो जब ये चौकी इंचार्ज ने इस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि परिवार के लोगों ने, यानी कि अरशद ने कहा कि वो फिलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ से जैसे ही घर वापस पहुंचेंगे तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। इससे पहले कि वो संपर्क करने वाली बात होती, लेकिन 31 दिसंबर 2024 की उस रात जब लोग, पूरा देश, पूरा दुनिया नए साल का जश्न मना रहा था, तो उस वक्त ये बाप और बेटे एक प्लान कर रहे थे कि किस तरह से घर की ये 5 औरतें, 5 महिलाएं जो हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं और माँ, इनका कत्ल कैसे किया जाए। इनको कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है खाने में, या तो शराब है या फिर नशीला पदार्थ है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके किसी का गला दबाया तो किसी के हाथ की कलाई काट देते हैं, किसी जैसे सर्जिकल ब्लेड वगैरह इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये 4 की मौत हो जाती है, 5 में जो 9 साल की बच्ची होती है वो बचती है। इसी बीच में उसका वीडियो बनाया जा रहा था कि किस तरह से बाप अपनी बेटी को मौत के घाट उतार रहा था। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में होती नहीं है, उसकी नाक और उसके मुंह को दबा दिया जाता है ताकि वो सांस ना ले सके, ना मुंह से ले सके सांस, ना वो नाक से सांस ले सके। और वो लड़की तब तक उसके मुंह को और नाक को दबा के रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब लड़की मर जाती है तो उसके बाद फिर जो बाप, यानी कि बदर होता है, बदर को बताया जाता है कि जब कहानी लड़के ने जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद वो नई नई कहानी बना रहा था। वो कह रहा था कि बाप यहाँ से अपनी जान देने के लिए निकल गया है, लेकिन बाप को ढूंढने के लिए, यानी कि बदर उर्फ बदरुद्दीन को ढूंढने के लिए लखनऊ की पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली, जगह जगह उसको तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता, न वो जिंदा मिला है ना ही वो मुर्दा मिला है। अब पुलिस का यह भी दावा है कि यदि उसके पास मोबाइल होता तो शायद उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेती, पकड़ लेती और उससे आगे की पूछताछ करती कि आखिरकार उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है। हालांकि बेटे ने जो कहानी सुनाई है, बेटा लगातार कहानी को बदल रहा है। कभी वो कहता है कि पड़ोस के लोग हैं जो परेशान कर रहे थे, उनकी प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ये सब कदम उठाया। कभी वो कहता है कि उनके ज़मीन पर कब्जा करने, उनके प्लॉट पर कब्जा करने की वाली बात थी, ना वो कब्जे की बात सही पाई जाती है। आखिरकार बदर उर्फ बदरुद्दीन जब पुलिस के सामने आएगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, बाप बेटे के दोनों के जो बयान हैं उनका मिलान होगा, मिलान के बाद स्थिति क्लियर हो सकेगी। लेकिन जो कहानी अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल से, अखबारों से, टेलीविज़न से लोगों के सामने आ रही है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक बाप आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल इस जो आसमा है, आसमा यानी कि जो महिला है जिसकी 4 बेटियां हैं और वो रहने वाली संभल की होती है। उसका भाई, बताया जाता है कि शायद दानिश उनका नाम है, वो 4-5 डेड बॉडी को लेने के लिए वहाँ लखनऊ पहुँच गए थे ताकि वो अपने संभल में उनका सुपुर्द खाक कर सकें। जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि तुम्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या पता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कभी मकान पर कब्जा करने वाली या प्लॉट पर कब्जा करने वाली बात कभी सामने ही नहीं आती है। और यही बात जब मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है तो वो भी ये कह देते हैं कि हमने इस घर से मारपीट की आवाज़ें तो सुनी थी जब लड़कियों के साथ मारपीट होती थी, लेकिन मकान कब्जे करने वाली बात या प्लॉट कब्जा करने वाली बात, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, इस पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। जो भी कुछ होता है 10, 15, 20 दिन के अंतराल में ही हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये आजमगढ़ की रहने वाली हैं संध्या भारती, साथ ही राघवेंद्र सिंह हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नोएडा से नुजहत परवीन है, बरेली से जगबीर सिंह है, सोनभद्र से मोहम्मद कलीम अंसारी, मेरठ से विक्रम सिंह, शिकोहाबाद से सुरेश चंद गौतम, गौड़ा से रहीम अंसारी, पानीपत से मोहम्मद शाहवेज सैफ़ी, नोएडा से डॉक्टर नरेंद्र तोमर, पीलीभीत से शान मोहम्मद, गोरखपुर से रियाज अली, ललितपुर से पुष्पेंद्र सिंह, बिजनौर से मोहम्मद कामरान, हरियाणा से परवीन वर्मा, मुंबई से मनीराम वर्मा, बाड़मेर से भोजराज सिंह, गुजरात से मोहम्मद इस्लाम, सुल्तानपुर से हाकिम अहमद, बस्ती से शेर मोहम्मद, अनूप शहर से नसीम अंसारी, झारखंड से सरफराज अंसारी और भरतपुर
भरत कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।